तो नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, जिसमें हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का आपको जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर सेकंड तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर थर्ड रहने वाला है, तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को। उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर थर्ड में जो हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ने वाले हैं उसको हम देखना शुरू कर देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है और साथ ही में इंग्लिश प्लस हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। नंबर हमारा होता है 9793440081। जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उनको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझा है। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है वो आज से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और साथ ही में जो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको लेकर के आ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ छोटी-छोटी बेसिक सी परिभाषाओं को यहाँ पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी परिभाषाएँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले इन परिभाषाओं को हम लोग आराम से समझ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा आपको समझनी है क्रिस्टल के बारे में कि क्रिस्टल क्या होता है। तो क्रिस्टल के बारे में आप लोग बताओगे कि क्रिस्टल जो आपका होता है वो निम्न संरचनात्मक इकाइयों जैसे कि परमाणु, अणु अथवा आयन को नियमित व्यवस्था से, यदि हम लोग एक निश्चित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जब जोड़ते हैं तो जो संरचना प्राप्त होती है वो आपका क्रिस्टल होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि परमाणु, अणु अथवा आयन को जब हम लोग एक नियमित व्यवस्था में एक निश्चित क्रम से जोड़ते हैं तो फिर आपका क्रिस्टल का निर्माण होता है। दूसरा आपका इसमें होता है एकक सेल। एकक सेल में आप बताओ कि वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहरा कर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है एकक सेल कहलाती है। यानी कि जो कह सकते हो छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहरा करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करेगी उसको हम लोग एकक सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझो कि जैसा कि आप लोग दीवार बनाते हो, तो दीवार बनाने के लिए आपको क्या करते हो, ईंटे को रखते चले जाते हो। तो ईंटा क्या है, एक एक ईंटा रखते चले जाओगे फिर दीवार बढ़ती चली जाएगी। तो उसी प्रकार से जो ईंटा है वो आपका एक एकक सेल आप लोग मान सकते हो, क्योंकि एक एक ईंटे को जब जोड़ते चले जाओगे, जब बहुत सारे ईंटे आप लोग जोड़ दोगे तो आपकी दीवार बहुत बड़ी होती चली जाएगी। तो उसी प्रकार से वह छोटी छोटी संरचना जो बार बार दोहरा करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती है वो आपका एकक सेल कहलाती है। जैसा कि दीवार में आपका जो ईंटा है वो आपका एक एकक सेल है और वह सबसे छोटी संरचना है, और जब उसी को हम लोग दोहराते चले जाते हैं तो पूरी दीवार बन जाती है। तो उसी प्रकार से एकक सेल भी आपका होता है कि वह छोटी से छोटी संरचना जो बार बार दोहरा करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करेगी उसको हम लोग एकक सेल बोलेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। आगे आप इसमें बताएँगे जालक के बारे में। तो जालक में आप बताओगे कि एकक सेल के बार-बार दोहराने से प्राप्त संरचना को हम लोग जालक बोलते हैं। और फिर आपका इसमें अगला जो परिभाषा होती है वो आपकी होती है जालक बिंदु से रिलेटेड। तो जालक बिंदु में आप बताओगे किसी भी जालक में जहाँ पर आवेग कण उपस्थित रहते हैं, उन स्थानों या उन बिंदुओं को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूँ कि इस प्रकार से मान लीजिए कोई भी आपका एक बोल सकते हो आप लोग एक सेल है। इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि परमाणु या फिर अणु उपस्थित है, या विकर्ण बोल सकते हो आप लोग उपस्थित है, एक यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर उपस्थित है, एक यहाँ पर 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 है। तो जहाँ-जहाँ पर भी आपका यह अविकर्ण उपस्थित है, उन सभी स्थानों को हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे जालक बिंदु। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद करके रख लेना है। आगे आपको इसमें बताना है, अगली परिभाषा है उपसह संयोजन संख्या। तो क्या होती है उपसह संयोजन संख्या? इसमें आप बताओगे किसी भी जालक या फिर क्रिस्टल में कोई अवयव कण जितने नज़दीकी कणों से घिरा रहता है उसे हम लोग उसका उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। ये चीज़ हमको बताना है कि किसी भी जो आपका बोल सकते हो जालक है या फिर बोल सकते हो क्रिस्टल है, उसमें जो अवयव कण है वो जितने नज़दीकी कणों से घिरा रहता है उसे हम लोग उपसह संयोजन संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा दूँ तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक क्रिस्टल है इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी इसमें से कोई भी एक आप लोग यहाँ पर अवयव कण ले लीजिए, ठीक है? तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर बीच वाला जो है इसको ले लेते हैं।
तो ये वाला आपका इस वाले से घिरा हुआ है, इस वाले से घिरा हुआ है, इस वाले से घिरा हुआ है, इस वाले से घिरा हुआ है। तो ये क्या है आपके सारे आपके अगल-बगल वाले जो हैं वो आपके उपसहसंयोजक संख्या हैं। ये चीज़ आपको वहाँ पर मान करके चलना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक परिभाषाएँ थी जिसे आपको समझना था। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं एकक सेल के प्रकार के बारे में कि एकक सेल आखिर क्या होता है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आइए समझ लेते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ अब। तो अब आप लोग हेडिंग लगा दोगे एकक सेल के प्रकार। तो एकक सेल के आपके यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल और दूसरा प्रकार आपका होता है केंद्रित घन एकक सेल। अब इसमें आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है काय केंद्रित एकक सेल, दूसरा आपका होता है फलक केंद्रित एकक सेल, तीसरा आपका होता है अंत केंद्रित एकक सेल। तो ये आपका होता है एकक सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल, दूसरा आपका होता है केंद्रित घन एकक सेल और केंद्रित घन एकक सेल में आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है काय केंद्रित, दूसरा आपका होता है फलक केंद्रित, तीसरा आपका होता है अंत केंद्रित। तो इन सभी को हम लोग अब यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पहला प्रकार होता है सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल के बारे में आइए उसको समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे परिभाषा में कि एक ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर एक-एक अभिकर्ण उपस्थित हों उसे हम लोग क्या बोलेंगे सरल या फिर आद्य एकक सेल या घन एकक सेल बोलते हैं। यहाँ पर लोग समझ सकते हो डायग्राम के माध्यम से कि यहाँ पर है इसके जितने भी कोने उन सभी पर क्या है एकक सेल उपस्थित है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल। अब इसका डायग्राम यदि आप लोग बनाना चाहो तो इस प्रकार से बना करके भी समझ सकते हो। ठीक है? इस प्रकार से आप लोग इसका डायग्राम बना करके भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर यदि हम लोग कोने की बात करेंगे तो आपका पहला कोना 1 हो गया, दूसरा कोना हो गया, तीसरा कोना हो गया, चौथा कोना हो गया, 5वां कोना हो गया, छठा कोना हो गया, 7वां कोना हो गया, 8वां कोना हो गया। तो जो आपका एक-एक सेल होगा इसमें आपके 8 कोने होंगे और आठों कोनों पर यदि एक-एक सेल बोल सकते हो आपकी अभिकर्ण उपस्थित होगा, तो यह आपका क्या कहलाएगा आपका ये सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको वहाँ बता दिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसमें प्रभावी परमाणु संख्या यानी कि जेड की संख्या कितनी इसमें रहने वाली है। तो जो आपका पर कोने होते हैं, इन कोने का यदि हम लोग एक एकक सेल की बात करेंगे तो उसमें केवल 1/8वां भाग ही होता है। यानी कि जो कोना होता है इस पर जो उपस्थित अभिकर्ण होता है इसका 1/8वां भाग ही इस कह सकते हो कि एकक सेल में होता है। तो इसी प्रकार से जितने भी कोने होंगे सभी कोनों का 1/8वां भाग ही बोल सकते हो अभिकर्ण का इस एकक सेल में होगा। तो इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो 8 क्योंकि कोने कितने 8 हैं तो 8 कर दोगे गुणा आपका कर दोगे कितना हर एक अभिकर्ण कितने का मतलब 1/8वां भाग ही एकक सेल में उपस्थित है तो इसलिए 8 गुणे 1/8 कर दोगे आप लोग इस प्रकार से फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 निकल करके आ जाएगा। तो प्रभावी आपका यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी निकल करके आ जाएगी जेड बराबर आपका 1 निकल करके आ जाएगी। और जालक बिंदु की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ-जहाँ पर भी अभिकर्ण उपस्थित होंगे उन सभी को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 अभिकर्ण ऊपर 4 नीचे तो इसीलिए जालक बिंदु आपके कितने हो जाएंगे 8। इस प्रकार से आप लोग इसे लगा सकते हो। तो इस प्रकार से जो आपका पहला प्रकार था सरल या फिर आद्य घनीय एकक सेल उसे तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसमें दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका होता है केंद्रित घन एकक सेल। तो इसमें आप बताओगे कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोने के अलावा किसी भी अन्य स्थानों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं केंद्रित घन एकक सेल कहलाते हैं। अब यदि हम लोग एकक सेल की बात करेंगे तो इसमें आपके कोने 8 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें आपके कितने कोने हैं 8 कोने होते हैं। फलक की बात करेंगे तो फलक इसमें 6 होते हैं। कैसे होते हैं? एक ये वाला पार्ट होता है पूरा इसको हम लोग फलक बोलेंगे। एक आपका ये वाला पार्ट होता है पूरा इसको भी हम लोग फलक बोलेंगे तो 2 हो गया। एक ये वाला पार्ट आपका होता है पूरा इसको भी हम लोग फलक बोलेंगे तो 3 हो गया। एक ये वाला पार्ट होता है पूरा इसको भी फलक बोलेंगे तो 4 हो गया। और ये आपका सामने वाला पार्ट इसको भी फलक बोलेंगे तो 5 हो गया और इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा उसको भी हम लोग फलक बोलेंगे तो आपका 6। यानी कि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। यदि हम लोग इस पे फिर आपका इसमें होता है कोर। कोर कितने होते हैं वो भी आप लोग समझ लीजिए। तो जो कोर की हम लोग बात करेंगे तो ये आपकी जो डंडी है इसको हम लोग कोर बोलेंगे। क्या गिन लोगे इन डंडियों को? तो 4 डंडी ऊपर हो गई, 4 डंडी नीचे हो गई, 5 6 हो गया आपका ये और साथ ही में 7 8 हो गया। तो इस प्रकार से आपका हो गया कितने 4 4 8 और 4 12 तो 12 डंडी आपकी ये निकल करके आ गई। तो इस प्रकार से कोर आपके यहाँ पर 12 होते हैं और केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र आपका यहाँ पर केवल 1 होता है। यहाँ पर बंद में केंद्र होगा इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो कोने कितने होते हैं? कोने आपके 8 होते हैं, फलक आपके 6 होते हैं इस प्रकार से और फिर हम लोग कोर की बात करें तो कोर आपके 12 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे और 2 इधर और 2 इधर 4 4 4 8 और 4 12 इस प्रकार से आपका होगा केंद्र आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसमें हम लोग बात करने वाले केंद्रित घन एकक सेल में कि इसमें क्या होगा कि एकक सेल जो होगा इसमें कोने पर तो परमाणु उपस्थित होंगे ही और साथ ही में उसके अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रित घन एकक सेल। तो आइए अब इनके जो तीनों प्रकार होते हैं उसको आइए हम लोग समझना शुरू करते हैं।
तो केंद्रित घन एकक सेल में आपका जो पहला प्रकार होता है वो आपका हो जाता है अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो इसमें आप बताओगे कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोने के अलावा घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, अंतः केंद्रित घन एकक सेल कहलाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोने पर तो परमाणु उपस्थित होगा ही, साथ ही में से केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होगा। तो यहाँ पर प्रभावी परमाणु संख्या की यदि हम बात करेंगे तो इसके जितने भी कोने हैं उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोनों पर जो परमाणु उपस्थित होता है उसका 1/8वां भाग ही एक एक सेल में उपस्थित होता है। यानी कि इस वाले एक सेल में प्रत्येक यहाँ पर जितने भी आपके परमाणु उपस्थित हैं उन सभी का 1/8वां भाग ही इसमें उपस्थित है। लेकिन जो केंद्र पर उपस्थित होता है इसका पूरा पूरा भाग इसमें उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे, आप लोग यहाँ पर कोने की बात करें तो कोने आपके यहाँ पर 8 है तो 8 गुणे 1/8 कर दोगे और फिर आपका क्या है केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है तो प्लस में आप लोग 1 कर दोगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा और 1 और प्लस 1 आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आप लोग निकल करके आ जाएगा कितना, परमाणु प्रभावी परमाणु संख्या आपकी 2 निकल करके आ जाएगी। जालक बिंदु की यदि हम लोग बात करेंगे तो 4 बिंदु ऊपर, 4 बिंदु नीचे और 1 बिंदु बीच में, तो कितने हो गए, 9 बिंदु हो गए। तो इस प्रकार से अंतः केंद्रित घन एकक सेल भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा आपका इसमें होता है फलक केंद्रित घन एकक सेल, तो इसमें भी आइए समझ लेते हैं। तो ऐसा एकक सेल जिसमें कोने के अलावा सभी फलकों पर भी सभी फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम लोग फलक केंद्रित घन एकक सेल बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको फलक बताया था कि 6 फलक होते हैं, तो सभी कोनों के अलावा इसके सभी 6 फलकों पर भी बोल सकते हो आप लोग कि एक अवयव उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब इसमें मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रभावी परमाणु संख्या की यदि हम लोग बात करेंगे तो कोने पर 1/8 होता है और यदि हम लोग फलक की बात करेंगे तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो कोने की यदि हम लोग बात करेंगे तो 8 कोने हैं यहाँ पर, तो 8 कोने का हो जाएगा आपका 8 गुणे 1/8। फिर क्या है, प्लस आप कर दोगे इस प्रकार से। और फिर यदि हम लोग बात करेंगे फलक की, तो फलक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दोगे, 6 गुणे में 1/2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 3 6 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक आपका इधर से आ जाएगा और 3 इधर से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 हो जाएगा। टोटल कितना निकल कर के आ जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रभावी परमाणु संख्या निकल कर के आ जाएगी 4। जालक बिंदु की यदि हम बात करेंगे तो 8 + 6 = 14, यानी कि 8 ऊपर 4 नीचे और 6 फलक, तो 8 6 14। इस प्रकार से आपका ये फलक केंद्रित घन एकक सेल भी आपका हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग समझ लिया होगा। हम अगले पेज पे बढ़ते हैं और उसमें जो आपका अगला प्रकार होता है उसको भी आइए समझ लेते हैं। अब इसमें आपका अगला हो जाएगा अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों पर ही परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम लोग अंतः केंद्रित घन एकक सेल बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि सभी कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होगा ही और साथ ही में दो विपरीत फलकों पर यहाँ पर आपका परमाणु उपस्थित होगा, या फिर इधर वाले पे होगा या फिर इधर वाले पे होगा। यानी कि ये दोनों विपरीत है ना, तो या तो इन दोनों पर होगा या फिर इधर इधर पे होगा। इस प्रकार से आपका ये उपस्थित होगा। तो ये चीज आप बताओगे कि एक ऐसा एकक सेल जिसमें सभी कोनों के अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित रहता है, उसे हम लोग अंतः केंद्रित घन एकक सेल बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि जो परमाणु जो आपके किनारे पर उपस्थित होने की जो कोने पर उपस्थित होते हैं उनका 1/8वां भाग ही आपका इस एकक सेल में होता है। तो प्रभावी परमाणु संख्या निकालने जाओगे आप लोग तो 8 कर दोगे, गुणे में आपका 1/8 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 2, क्योंकि दो कोने पर दो ही यहाँ पर फलक लिए गए हैं तो 2 फलक हो जाएगा। तो 2 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर एक फलक जो होता है उसका 1/2 भाग जो होता है वो इस एकक सेल में होता है। तो आप लोग इस प्रकार से कर दोगे, 2 गुणे में 1/2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक इधर आपको बच जाएगा, एक इधर बच जाएगा आपका। तो Z बराबर आपका हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। यानी कि जालक जो बोल सकते हो प्रभावी परमाणु संख्या आपके यहाँ पर 2 हो जाएगी। और जालक बिंदु की यदि हम बात करेंगे तो 4 बिंदु ऊपर, 4 बिंदु नीचे और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि टोटल 10 हो गए। तो इस प्रकार से जालक बिंदु भी आपका निकल करके आ गया। तो एकक सेल के बारे में जो जानकारी थी उसके जितने भी प्रकार थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए आप जय हिंद।